हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक गर्भवती महिला को कौन कौन सी जांचें कराने की जरूरत होती है। तो हम जानेंगे कि उसकी कौन कौन सी जांचें कब कब कौन कौन से महीने में कराते हैं, और उसकी जो 4 एनसी होती है यानी 4 एंटीनेटल विजिट होती है, उसमें उसको कौन कौन सी जांचें होती है और कौन कौन सी सलाहें उसको दी जाती है। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं महिला का ममता कार्ड। यह रहा उसका ममता कार्ड, जो कि उसे एएनसी रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल करके दिया जाता है। तो जब भी उसकी जांचें होती है तो इसमें फिल कर दी जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट तिमाही पर कौन सी जांचें करनी है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर उसका रजिस्ट्रेशन ऑन द टाइम उसको कौन कौन सी जांचें की जाती है। तो सबसे पहले उसकी शुगर, बीपी, वेट, हीमोग्लोबिन, और उसके साथ साथ उसको टिटनेस का टीका लगाया जाता है। अगर उसको फर्स्ट टाइम गर्भवती है तो उसको TT1 लगेगा और 1 महीने बाद TT2 लगेगा। और अगर उसका 3 साल से कम उम्र का पिछला बच्चा है, यानी एक बच्चा है या कई बच्चे हैं लेकिन सबसे लास्ट वाला बच्चा 3 साल से कम का है, तो उसे TT बूस्टर लगेगा, यानी एक ही टीका लगेगा, उसे सेकंड टीका नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ ही उसे कुछ और जांचें होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन की जांच, यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर, HIV स्क्रीनिंग, सिफिलिस और सोनोग्राफी की जांचें होती हैं। इसके साथ साथ ये होती है इसमें HBS एंटीजन यानी हेपेटाइटिस बी एंटीजन की जांच, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा होती है इसमें TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ब्लड शुगर की जांच होती है। तो इन सब की जांचें करवाई जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर, और इसमें देखा जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से इसको केयर की जाती है और डॉक्टर इसको निगरानी में रखते हैं, ताकि जब भी इसकी डिलीवरी हो तो सेफली इसकी डिलीवरी करवाई जा सके। तो ये कुछ जांचें हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती हैं। और अगर बात करें इसकी सेकंड एएनसी की, यानी 42 दिन बाद इसकी दूसरी जांच की जाती है। तो अगर इसने पहली बार में सारी जांचें करवा ली है तो इसको दूसरी बार में सिर्फ शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन और इसका वेट ही किया जाएगा। और अगर एक टीका और बाकी है तो टीका लगाया जाएगा, और अगर बूस्टर लग चुका है तो टीका नहीं लगेगा। ये सिर्फ 3-4 जांचें ही होती है। और अगर इसने कुछ और जांचें नहीं करवाई है जो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवानी थी, तो सेकेंड बार इसकी जांचें करवा ली जाती हैं। और अगर अभी भी नहीं करवाई है तो इसकी जो थर्ड बार आएगी है, यानी 42 डेज बाद फिर से आएगी है तीसरी जांच के लिए, तीसरी एएनसी विजिट के लिए। तो इसको जांचें करवा के आनी है, यानी या तो गवर्नमेंट अस्पताल में जाके सारी जांचें फ्री में करवा सकते हैं, या फिर कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जांचें करवा सकते हैं। फिर ये सब जांचें करवाने के बाद आपको इस ममता कार्ड में इसको फिल करना है और इसका रिकॉर्ड PCTS ऐप पर चढ़ाना है, ताकि इसको सारी जानकारी ऑनलाइन कर दी जाए, ताकि कहीं से भी देखे, कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, नेशनल लेवल से या ब्लॉक लेवल से इसकी निगरानी की जा सके कि गर्भवती की कौन कौन सी जांचें हो चुकी है और क्या क्या इसकी कंडीशन हो रही है अभी। और अगर बात करें इसकी फोर्थ एएनसी की, तो फोर्थ एएनसी में इसका वेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर के साथ साथ सोनोग्राफी की जांचें भी देखी जाती हैं। वैसे तो रिकमेंड की जाती है कि 3 से 4 बार सोनोग्राफी करानी चाहिए पूरी गर्भावस्था के दौरान, लेकिन अगर उसने 2 बार भी कराई है तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी एक तो शुरुआत में करवा ली होगी फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और इसके अलावा जो थर्ड ट्राइमेस्टर कंपलसरी होता है 8वें या 7वें मंथ के एंड तक सोनोग्राफी करवाना। तो सोनोग्राफी में बच्चे का दिख जाएगा कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, कौन सा उसका एटीट्यूड है, और किस तरह से डिलीवरी होने वाली है। अगर बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो उसका सिजेरियन भी करना पड़ सकता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोनोग्राफी में ही पता लगेगा। तो उसकी सोनोग्राफी करवाई जाती है, और जो भी जांचें हमने करवाई थी पिछले 7-8 महीने में जितनी बार भी, तो उन सब जांचों को देखा जाता है कि नॉर्मल आ रही है तो कोई बात नहीं। अगर एबनॉर्मल आ रही है तो डिलीवरी के दौरान उसका ध्यान रखा जाता है कि उनसे उसको महिला को और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनको पहले ही प्रिकॉशंस दे दी जाती हैं। और अगर एबनॉर्मलिटी के कारण प्रीमेच्योर उसकी डिलीवरी करवानी पड़े तो उसके हिसाब से उसको हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाई जाती है। और गर्भवती महिला जो भी हमारे पास एएनसी विजिट के लिए आती है, हमें उसे सलाह देनी है कि तुझे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही करवानी है, यानी होम डिलीवरी बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि अगर कोई भी रिस्क होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो होम डिलीवरी में कोई इसका समाधान नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में ही इसको संभाला जा सकता है। इसलिए हमेशा वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए उसे प्रेरित करना है, और उसका नई नई जो गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है कि डिलीवरी के टाइम कितने पैसे मिलेंगे, बाद में कितने पैसे मिलने वाले हैं, तुझे क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलने वाली है, इसको एम्बुलेंस का खर्चा या खाने पीने की चीज़ें, क्या क्या चीज़ें तुझे फ्री मिलने वाली हैं। अगर लड़की होती है तो क्या बेनिफिट है, लड़का होता है तो क्या बेनिफिट है,
सारी चीज़ें हमें पूरी एक्सप्लेन करना है उसे, ताकि जो उसके घर वाले हैं या गर्भवती महिला खुद हैं उसको पता लग सके कि मुझे डिलीवरी के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखने हैं या फिर क्या क्या मुझे इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सारी योजनाओं के बारे में उसको अच्छे से जानकारी देनी है। तो ये तो हुई बात गर्भावस्था के बारे में। और फिर डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा 1.5 महीने का होने पर उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है। यानी एक तो एट बर्थ लग जाता है जो कि हॉस्पिटल में ही लग जाता है, फिर हमारे पास वो आएगा 1.5 महीने पर पहला टीका लगवाने। तो इसी ममता कार्ड में पीछे कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ जो कॉलम दिए होते हैं ये बच्चे के टीकाकरण के लिए होते हैं। यानी इसी ममता कार्ड में गर्भवती का भी काम हो जाता है और बच्चे का भी काम हो जाता है। तो बच्चा 5 साल तक होने तक इस कार्ड को संभाल के रखना है ताकि उसका संपूर्ण टीकाकरण रिकॉर्ड हमारे पास रहे और उसका सुचारू रूप से टीकाकरण हो सके। और इससे जो बेनिफिट मिलेंगे वो इसकी जेरोक्स मांगते हैं, तब ये अपलोड होती है, उसके बाद ही हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। तो इस कार्ड को 5 साल तक मिनिमम संभाल के रखना है और बच्चे का शेड्यूल वाइज टीकाकरण जरूर करवाना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपको होना जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास या आपके घर में या आपके परिवार में कहीं ना कहीं गर्भवती होती है। तो गर्भवती को या उसके परिवार वालों को ये बेसिक सी जानकारी होना जरूरी है, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके अस्पताल में जाकर। और अगर बच्चे को भी उसका शेड्यूल वाइज टीकाकरण हो सके ताकि उसको फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से संपूर्ण सुरक्षा मिल सके। तो इसलिए ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके परिवार वालों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी सचेत हो जाए इन सब चीज़ों को लेकर कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, बच्चे का टीकाकरण टाइम से करवाना है और हमें गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे लेना है। तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज के अपडेट टाइम से मिल सके। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सके और आपकी कुछ हेल्प कर सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।